नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, यू वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। डिफरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। द क्वेश्चन इज व्हाई इज ए फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन डेंजरस फॉर रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। सबसे पहला तो प्रश्न यह है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट। और ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट जो है, अगर ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है तो ये सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं, यूक्रेन के आजू बाजू का जो क्षेत्र है, इसी के साथ साथ ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए भी ये एक बहुत ही डेंजरस चीज होगी। दैट इज फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट। ये जो डिस्कशन है उसके बारे में पहले तो मैं ये चीज बता दूं कि आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मैप्स। इसी के साथ साथ आज की जो डिस्कशन है ये लगभग 15-20 मिनट की होगी। मीन्स इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहा हूं। उसके बाद हम बाकी के टॉपिक्स को देखने वाले हैं। राइट, एक एक पॉइंट को देखेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। लेट्स क्रैक ऑन। तो स्टार्ट करते हैं यूक्रेन के मैप के साथ। राइट, सबसे पहले कैपिटल पर नजर डालते हैं तो यू कैन सी कीव जो है ये इसका कैपिटल है। और अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे इस मैप को तो यू विल फाइंड कि ये जो कैपिटल है ये एक नदी पर है। तो ये नदी जो है इसका नाम क्या है ये आपको याद रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्र को देख लेते हैं। देखिए, यहां पर है ब्लैक सी। फिर ब्लैक सी में आपको ये वाला जो पोर्शन है ये फिलहाल किसके कंट्रोल में है? रशिया के कंट्रोल में है और इसको कहते हैं क्राइमिया। राइट, ये क्राइमिया वाला रीजन है। इसी के साथ साथ ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये दोनबास का रीजन है और ये दोनबास में दोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे क्षेत्र जो हैं तो ये भी फिलहाल रशिया के कंट्रोल में हैं। इसी के साथ आई वॉन्ट यू गाइज टू पे अटेंशन टू सी ऑफ अज़ोव। और यहाँ पर ब्लैक सी हमने देख लिया है। इसी के साथ बल्गेरिया, रोमानिया, ये कुछ देशों को भी यहाँ पर ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसी के साथ कुछ दूसरे ऐसे शहर हैं, ये यहाँ पर ओडेसा हैं, खरसोन हैं, राइट, ये मेरुपोल हैं। तो ये सारी इम्पोर्टेंट। फिर यहाँ पर ऑफकोर्स ज़ेपोरिज़िया नाम का एक शहर है, वेरी इंपॉर्टेंट। खार्किव जो है वो काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो ये मैप तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना ही चाहिए। इसी के साथ यू शुड ऑल्सो नो कि अगर 12 o'clock से लगभग स्टार्ट करें तो बेलारूस, देन यू फाइंड रशिया हियर। फिर इस यहाँ से दूसरे देशों की शुरुआत होती है। राइट, पोलैंड, फिर छोटी छोटी बॉर्डर्स जो दूसरे देशों के साथ यूक्रेन शेयर कर रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड यू शुड ऑल्सो नो कि यूक्रेन जो है इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ लैंड, यूरोप का, अगर हम रशिया को एशिया में गिने तो यूरोप का जो सबसे बड़ा अगर कोई देश है इन टर्म्स ऑफ एरिया तो दैट इज यूक्रेन। ओके, ये मैप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, याद रखिए इसको। और वे सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी तैयारी की शुरुआत की है, आई वॉन्ट यू गाइज कि जब ये डिस्कशन खत्म हो जाए फिर से इस वीडियो को स्टार्ट कीजिए और ये वाला पोर्शन जो है इसको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कीजिए। स्पेंड सम 5-10 मिनट्स। राइट, बाकी की बातें हम 5th सेक्शन में करेंगे। अब ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने जो एक रिमार्क दी है यूक्रेन पर, राइट, इट हैज़ कोज्ड ए ग्लोबल टर्मोइल। ट्रंप साहब के आप जानते हैं ना उनका नेचर, वो इस प्रकार की बातें कर देते हैं जिसकी वजह से एक डिसरप्शन क्रिएट होता है। जब वो प्रेसिडेंट नहीं बने थे, जब वो कैंपेन कर रहे थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, तब उन्होंने ये शपथ ली थी कि जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा फर्स्ट 24 आवर्स में ही ये यूक्रेन वाला युद्ध जो है वो खत्म हो जाएगा। आज 24 दिनों से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन पॉलिटिशियंस जो हैं, टिपिकल पॉलिटिशियंस, इस प्रकार की चीज़ें करते हैं क्योंकि लोगों की याददाश्त जो है ये थोड़ी कमज़ोर रहती है। हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो उतनी ज़्यादा याद नहीं रखते कि 24 आवर की प्लेज लेती है। आज 24 दिनों से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है एंड द वॉर इज़ गोइंग ऑन। हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी कि यूएसए ने रशिया के साथ कुछ नेगोशिएशंस किए और ये कहाँ पर हुआ? सऊदी अरेबिया में हुआ था। उस समय पर हमने सऊदी अरेबिया का मैप भी देखा था। आई एम श्योर यू रिमेंबर दैट। तो इसमें हमने क्या आपत्ति, मीन्स जो सबसे बड़ा कंसर्न था, आपत्ति थी, दैट वाज कि यहां पर नेगोशिएशन जो रशिया के साथ यूएसए ने किया है उसमें यूक्रेन को साइडलाइन रखा, यूरोप को साइडलाइन रखा। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि ट्रंप यानी कि अमेरिका, आज मैं अगर यहां पर इस डिस्कशन में ट्रंप कहूं, यूएसए कहूं, तो दोनों एक ही हैं, आप समझ लीजिए, बिकॉज यूएसए के प्रेसिडेंट है मिस्टर ट्रंप। राइट, सो यूएसए क्या करना चाहता है? यूएसए
जो डील है रशिया के साथ, जो खुद डील करेगा, इस डील को थोपना चाहता है यूक्रेन पर। यूक्रेन इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ट्रंप साहब ने पूरा इल्ज़ाम जो है वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की पर डाल दिया है कि आपने रशिया की बातें नहीं मानी, आपने रशिया से ये किया वो किया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं। बट वी ऑल नो कि 2000 लगभग 2008 की बात है, जब उस समय पर जो प्रेसिडेंट बुश थे उनकी सरकार ने या फिर इट मे बी बिफोर दैट 2000 मीन्स एंड ऑफ हिज टेन्योर में बुश साहब ने ये बात बताई थी। और उसके बाद ओबामा आए, 2008 में ओबामा आए, राइट, उनकी सरकार चली। बट एनीवेज बेसिकली इट वाज यूएसए जिन्होंने ये प्रपोजल रखा था ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप मिलनी ही चाहिए। इसकी शुरुआत यूएसए ने की थी और अब यूएसए ये कह रहा है कि सारा कसूर जो है वॉर का ये ज़ेलेंस्की की वजह से हुआ है। अब देखिए यूएसए की गेम यहाँ पर, यूएसए ये कह रहा है कि हमने आपको जो मदद की है वो XYZ इतने अमाउंट की है। ये जो फिगर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सैजरेट करके, यानी बहुत बड़े फिगर्स बताए जा रहे हैं, रियलिटी से बहुत बड़े फिगर्स। और यूएसए ये भी कह रहा है कि अगर आपको और ज़्यादा मदद चाहिए हमसे तो व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपके पास जो मिनरल रिसोर्सेस है ना उसका 50% कंट्रोल आपको हमें देना पड़ेगा, तभी हम आपकी फ्यूचर में मदद करेंगे। तो यहाँ पर बचाने की बात, नेटो को मेंबर्स, एंड ऑफ द डे सारी चीज़ें जो हैं वो रिसोर्सेस पर आ जाती हैं, व्यापार पर ही आ जाती हैं, इज़न्ट इट? ये पैटर्न हमने कई बार डिस्कस की है और अलग अलग क्षेत्रों में भी आपको यही देखने को मिलेगा। ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो इश्यू चल रहा है, यू विल फाइंड एंड ऑफ द डे इट इज़ अबाउट रिसोर्सेज। जो टॉप पर बैठे हुए लोग हैं वो अपनी अपनी वेल्थ और अपने अपने कैपिटल एक्सपांजन को लेकर ये सारी चीज़ें करते हैं। यूक्रेनियंस जो हैं, आई एम नॉट मीन्स पर्सनली आई बिलीव कि यूक्रेनियंस जो है दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस सॉर्ट ऑफ डील कि जो यूएसए के हैं वो सारी चीज़ें मान ले, क्योंकि क्राइमिया वाला पोर्शन जो है वो ऑलरेडी रशिया ने 2014 में, अब देखिए कितनी मदद मिलती है ना। जब हमने पहले मैप में क्राइमिया को देख लिया और अब हम क्राइमिया की बात करते हैं तो चीज़ें समझने में काफ़ी आसानी हो जाती हैं। अभी और कुछ मैप्स देखेंगे देन यू विल रियलाइज़ कि क्राइमिया जो है उसको रशिया ने क्यों ऑक्यूपाई किया था उस समय पर, या फिर आज भी रशिया क्राइमिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके पीछे स्ट्रेटेजिक रीज़न क्या है। ओके, तो 2014 में क्राइमिया जो है इसको ऑक्यूपाई कर लिया रशिया ने और 2022 में यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी। और अब यूक्रेनियंस जो हैं उनको अगर आप कहें कि भाई आप चीज़ों को छोड़ दो, तो ऐसा मीन्स यूक्रेनियंस जो हैं उनको तो अपनी, या फिर यूक्रेन को अपनी जो सॉवरेनिटी है, अपनी संप्रभुत्ता है, उसके साथ छेड़खानी या फिर उसको ख़त्म करने की बात जो है, इस प्रकार के प्रपोजल्स जो हैं वो कोई भी देश जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और यहाँ पर मॉस्को जो है या फिर रशिया जो है उसका एक गोल जो नज़र आता है वो यही है कि यूक्रेन एक सॉवरेन नेशन ना रहें, एक पपेट स्टेट बनकर रह जाए या फिर रशिया के इशारों पर डांस करें। यूक्रेन जो है उसका विजन एज फार एज दिस वॉर इज़ कंसर्न्ड, उनका विजन जो है वो क्लियर है, अनचेंज्ड है, राइट। वो चाहते हैं एक तो लिबरेशन ऑफ टेरिटरीज, वे सारी टेरिटरीज इंक्लूडिंग 2014 वाली क्राइमिया वाली टेरिटरी, और उसके बाद जो 2022 में और 2022 के बाद अभी तक जो भी टेरिटरीज यूक्रेन की टेरिटरीज रशिया के पास हैं वो यूक्रेन को वापस मिले। दिस इज़ पॉइंट नंबर 1। ये नंबर 1 चीज़ जो है वो यूक्रेन चाहता है। सेकंड थिंग इज रिपारेशंस, राइट। नंबर 3 इज अकाउंटेबिलिटी। नंबर 4 इज सिक्योरिटी गारंटीज, कि फ्यूचर में इस प्रकार की चीज़ें हमारे ऊपर ना हो। इसी के साथ साथ जो नुकसानी हुई है, $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की नुकसानी है, तो ये सारी चीज़ों को फिर से कौन बिल्डअप करेगा। इन सारे प्रश्नों का जवाब जो है वो यूक्रेन को चाहिए। यूक्रेन के बेसिकली ये 4 बड़ी डिमांड्स हैं यूक्रेन की, आप समझ लीजिए। यूक्रेन पर इमेंस प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि वो नेटो के एस्पिरेशन को या फिर नेटो को ज्वाइन करने का जो एस्पिरेशन है उसको अबैंडन कर दे। और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है, और हमने देखा था ना कि उन्होंने कहा था कि भाई आपको रशिया कभी टेरिटरी वापस नहीं देगा, ऐसा ट्रंप साहब ने स्टेटमेंट दिया था। तो यूक्रेन पर यह भी प्रेशर डाला जा रहा है कि आपकी जो भी टेरिटरी अभी रशिया के पास है आप उसको भूल जाओ, ये अब रशिया की टेरिटरी हो गई। ज़ेलेंस्की साहब ने ये सारे नेगोशिएशंस को मानने से मना कर दिया है, राइट। वो बिल्कुल नहीं चाहते। वो जो 4 डिमांड्स हैं, ये 4 डिमांड्स ज़ेलेंस्की साहब टेबल पर रख रहे हैं।
और सीज फायर जो है, सीज फायर अलोंग करंट फ्रंट लाइन्स कुड वर्क बट ओनली विदाउट कंसेशंस टू मॉस्को। ज़ेलेंस्की साहब ने कहा है कि सीज फायर तभी तक काम करेगा, मीन्स मॉस्को की जो भी डिमांड्स हैं, उनका जो भी लंबा लिस्ट है, वो सारा लिस्ट हम मान ले और आप समझ रहे हैं कि सीज फायर काम करेगा। इट विल नॉट वर्क लाइक दैट। हमारी जो डिमांड्स हैं, हमारा जो अधिकार है, जस्टिस, ये सारी चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, तभी जाकर सीज फायर जो है वो लंबे समय तक या फिर एक समय तक काम कर पाएगा। फिर रशिया का एक कुर्स्क रीजन है। अब यूक्रेन जो है उसने इस कुर्स्क रीजन को अपने कंट्रोल में ले लिया है। कुछ जगहों पर यूक्रेन की भी जीत हुई है, कुछ जगहों पर रशिया की हार हुई है, कुछ जगहों पर यूक्रेन की हार हुई है, या फिर वॉर में इस प्रकार की चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये कुर्स्क रीजन जो है, इसका क्या होगा? एक ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है कि ये जो ज़ेपोरिज्जिया हमने देखा ना, वहाँ पर सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, तो ज़ेपोरिज्जिया जो है वो यूक्रेन को वापस दिया जाए और बदले में कुर्स्क रीजन जो है वो यूक्रेन रशिया को दे दे। तो इस प्रकार का कोई एक्सचेंज जो है वो हो सकता है, ऐसी कोई बार्टर सिस्टम जो है वो हो सकती है। इसी के साथ व्हाट यूक्रेन वांट्स इज कि क्राइमिया वाला जो पोर्शन है उसको डीमिलिटराइज किया जाए, यहाँ पर रशिया की नेवल प्रेजेंस जो है उसको कम की जाए और रशिया के नेवल डोमिनेंस को ख़त्म करने के लिए ब्लैक सी में जो मिलिटराइजेशन हुआ है उसका भी डीमिलिटराइजेशन होना चाहिए। A frozen conflict risks Russia regrouping its Black Sea fleet and resuming hybrid warfare. फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यहाँ पर यही है कि जो कॉन्फ्लिक्ट हैं चल रहा है, अब कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहा है ना आपको। अभी तक जो डिस्कशन की, जो ट्रंप साहब का प्रपोजल है, दैट इज फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट, कि जो जैसा हो रहा है, जैसा हुआ है अभी तक, उसको फ्रीज कर दो, जैसा है वैसा रख दो और सारी चीज़ें आप एक्सेप्ट कर लो। That's what frozen conflict is all about as far as Ukraine war is concerned. तो अगर जैसा है वैसा रखा जाए तो रशिया जो है वो ब्लैक सी फ्लीट को और ज़्यादा मजबूत करेगा और एक प्रकार का हाइब्रिड वॉरफेयर जो है वो फिर से यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पर ब्लैक सी क्षेत्र की बात आई है तो लेट्स क्विकली गो थ्रू द मैप ऑफ ब्लैक सी। तो हमने दोस्तों जो पहला मैप देखा तो उसमें हमने ये क्राइमिया लोकेट किया था, राइट, ये यूक्रेन वाला पोर्शन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी इसमें ये लेटेस्ट मैप में ये वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र जो आपको इस कलर में दिखाई दे रहा है, रशिया ऑक्यूपाइड टेरिटरी, एज यू कैन सी ऑन योर मैप, ये पूरा क्षेत्र रशिया के कंट्रोल में है। ओके, नाउ दिस इज ब्लैक सी हियर एज यू कैन सी। ओके, अब यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए ब्लैक सी जो है उसका एंट्री एग्जिट गेट कहाँ पर है। आपको अगर ब्लैक सी में एंटर होना है तो आप यहाँ से मेडिटेरेनियन से होकर आप यू विल रीच हियर एजियन सी, और एजियन सी से यू विल कम हियर, ये लाइन फॉलो कर रहे हैं, देन यू एंटर सी ऑफ मारमरा एंड देन एक स्ट्रेट है यहाँ पर, और उसके बाद आप इस्तांबुल से होकर फिर ब्लैक सी में एंटर होते हैं और यही एंट्री और एग्जिट का रूट है। तो अगर यहाँ पर जैसी टेरिटरी है वैसी ही रखी जाए, दिस मीन्स कि रशिया जो है वो अपनी पूरी नेवल फोर्स जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय करेगा और पूरा ब्लैक सी का रिसोर्स और सारी चीज़ें जो हैं उसके कंट्रोल में आ जाएगी, और इसकी वजह से बल्गेरिया, रोमानिया, यूक्रेन, ये सारे देशों के लिए भी बहुत लॉन्ग टर्म के इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। तुर्की या फिर टर्की जो है, टर्की बॉस्फोरस और डार्डानेलस, ये दो स्ट्रेट्स हैं, इनको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको मैप में भी दिखाता हूँ। और एक कन्वेंशन है मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन, इसकी R&D जो है वो आपको खुद करनी है, ठीक है, ये आप खुद समझ लीजिएगा। नाउ बॉस्फोरस और डार्डानेलस, ये दो स्ट्रेट्स जो हैं ये टर्की ओपन कर सकता है और रशिया के मिलिट्री वेसल्स जो हैं वो यहाँ पर एंट्री एग्जिट करते रहेंगे। तो ये रहा टर्की का मैप, यहाँ पर ब्लैक सी है, दिस इज यूक्रेन हियर अगेन, एंड इफ यू ऑब्जर्व हियर तो यहाँ पर देखिए दिस इज बॉस्फोरस स्ट्रेट, इस्तांबुल इस पर ही बेस्ड है, बॉस्फोरस स्ट्रेट पर, ठीक है। यहाँ पर है सी ऑफ मारमरा, दिस वन, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक्स टू वर्ल्ड एटलास फॉर दिस मैप, राइट, courtesy वर्ल्ड एटलास फॉर दिस मैप। ये कॉपीराइट इश्यूज और ये सारी चीज़ें ना हो इसके लिए ये चीज़ें करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। ओके ओके,
नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डार्डानेलस स्ट्रेट, वो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ना, दिस इज डार्डानेलस स्ट्रेट। पता चल गया ना ये किस क्षेत्र की यहाँ पर बात हो रही है। और देखिए यहाँ से मेडिटेरेनियन, सी ऑफ क्रेट, एंड देन एजियन सी, एंड देन यू रीच हियर डार्डानेलस, उससे फिर आप सी ऑफ मार्मरा, एंड देन बॉस्फोरस, एंड देन ब्लैक सी। इस प्रकार की चीज़ें हैं। और यहाँ पर रहा डार्डानेलस का एक बहुत ही जूम्ड मैप, विकिपीडिया का ये मैप है। थैंक्स टू विकिपीडिया फॉर दिस मैप, एज यू कैन सी हियर, राइट। ये एक बहुत ही छोटी नहर है, स्ट्रेट है यहाँ पर, एंड मार्मरा सी में। तो ये टर्की के द्वारा कंट्रोल की जाती है। ओके, सो फार सो गुड एज फार एज मैप इज कंसर्न। नाउ this would restore Russia's maritime superiority, threatening Ukraine, Romania and Bulgaria. Europe must wake up. ये एक वेकअप कॉल है यूरोप के लिए कि ये जो नए सिक्योरिटी चैलेंजेस यूएसए के द्वारा, रशिया के द्वारा क्रिएट किए जा रहे हैं एक लंबे समय तक, यूएसए यूज्ड टू एक्ट एज अ शील्ड, यूरोप को प्रोटेक्शन मिलता था। लेकिन अब नेटो के मेंबर्स जो हैं, दे आर ऑल्सो बिट शेकी, कि जिस प्रकार से ट्रंप साहब बड़े बड़े बदलाव कर रहे हैं, कंसल्टेशन के बिना बदलाव कर रहे हैं, तो इसकी वजह से यूरोप को अब खुद अपने बारे में सोचना पड़ेगा। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ हमारे यहाँ पर जो सिचुएशन थी जब कॉलोनियल पावर्स यहाँ पर आए हमारे देश में, तो उस समय के राजा महाराजा जो थे वो अपनी सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें किसको देते थे? ये ईस्ट इंडिया कंपनी और इन सारी चीज़ों को, इज इट, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस एक्सेट्रा। फिर क्या हुआ, इनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि फिर वो डिक्टेट करने लगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि अब ये राजा महाराजा जो थे उस समय के, जो भी किंगडम्स थे हमारे यहाँ पर, छोटे बड़े, सारे नहीं लेकिन जिन जिन लोगों ने इस स्कीम में पार्ट लिया, कॉलोनियल पावर्स की या फिर कॉलोनियल कंपनीज की स्कीम में पार्ट लिया, कि सिक्योरिटी उनको दे दी, फिर वो उतने ताकतवर हो गए कि वो राजा को कहने लगे आपको ये करना है, वो करना है, फिर उसको बिठाकर दूसरे भाई को राजा बना दिया जाए, और फिर धीरे धीरे पूरा कंट्रोल जो है वो उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो देश के, दुनिया के इतिहास को पढ़े तो पता चलता है कि हर एक देश को अपनी सिक्योरिटी जो है वो अपने पास ही रखनी चाहिए। और ये चीज़ें जब हम समझते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि भारत, जो आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकली बड़ी बड़ी बातें हैं, किसी ने ऐसा सोच लिया और आत्मनिर्भर नहीं। ये आज की नहीं, भी ये आने वाले हज़ारों सालों के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी सिक्योरिटी हमारे पास हो। एंड दिस इज़ द रीज़न कि एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि हमारे देश में अगर प्रॉपर एजुकेशन मिलेगा तो यहाँ पर ही साइंटिस्ट क्रिएट होंगे, यहाँ पर ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे, एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज़ को हम यहाँ पर बना पाएँ। अब देखिए हमारे लोग जो हैं टैलेंटेड हैं, हमारे पास स्किल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन व्हाट्सएप और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो यूक्रेन के लोगों के द्वारा बनाई गई है। भले ही वो अमेरिकन कंपनीज हो, लेकिन यू विल फाइंड कि यूक्रेन के लोग ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। So anyways, Europe must wake up to the new security reality. The US may no longer shield it from Russia. Treating Ukraine as a buffer zone is dangerous. Europe must integrate it into its security framework. हमेशा यूक्रेन को एक बफर जोन पर देखा जाए। और दिस रिमाइंड्स मी ऑफ वन मोर टॉपिक। अगर आप पुराना जो वेस्ट इंडिया था उसको देखेंगे, और ख़ास करके नॉर्थ वेस्ट इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द पोर्शन ऑफ अफगानिस्तान, आज का जो पाकिस्तान है, ये वाला जो क्षेत्र था ना, ये एक बफर जोन की तरह था। जो हमारे यहाँ पर इन्वेजन्स हुए हैं वो इसी क्षेत्र से हुए हैं। और जब आपने इस क्षेत्र को जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आई नीड टू हैव ए ग्लास ऑफ वाटर। राइट, आई एम बैक। सो मैं बात कर रहा था बफर जोन के बारे में। तो जो ये नॉर्थ वेस्ट वाला पोर्शन है हमारे देश का, जो हुआ करता था एक समय पर, मैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला पोर्शन जो है, जिन जिन राजाओं ने, महाराजाओं ने इस क्षेत्र को सिर्फ और सिर्फ एक बफर जोन की तरह देखा, तो फ्यूचर में इन्वेजन्स हुए। तो सेम थिंग गोज विथ यूक्रेन एज वेल, कि यूक्रेन को आप सिर्फ बफर जोन के तौर पर देखेंगे तो यूरोप जो है वो एक लंबे समय तक, मीन्स अगर यूक्रेन गिर गया तो फिर यूरोप जो है, पूरा यूरोप ट्रबल में हो सकता है। तो एक जॉइंट यूरोपियन डिफेंस फोर्स, नाटो को भूलकर एक जॉइंट यूरोपियन डिफेंस फोर्स जो है इसको जनरेट की जा सकती है। और लॉन्ग टर्म
यूक्रेन को एक मिलिट्री रेडीनेस प्रोवाइड की जा सकती है, यूक्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, रीबिल्ड किया जाए, ये सारी चीज़ें, राइट. एक्सेप्टिंग ए फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट एज टेम्पररी इज की फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. लेकिन फाइनल कन्फ्रंटेशन जो है वो तो होगा. जब तक पुतिन पावर में हैं तब तक यूक्रेन और रशिया जो हैं, अभी फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट या फिर एक टेम्पररी सीज फायर हो जाए, लेकिन चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन नहीं हुई तो हाइब्रिड वॉरफेयर चलता रहेगा और इश्यूज जो हैं वो बढ़ते जाएंगे. यूएस इम्पोज्ड फ्रीज इज नॉट पीस बट ए प्रिल्यूड टू द नेक्स्ट फेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. Isn't it? Ukraine and Europe must prepare for an existential struggle against forces reshaping the world order. आई होप ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको क्लियर हो गया है, राइट. जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम जो डिस्कशन है आज का, एक बहुत बड़ा टॉपिक जो है इट वाज दिस वन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टॉपिक. दिस वन इज अबाउट गल्फ स्टेट्स. क्या ये पेट्रो डॉलर्स पर लॉन्ग टर्म पर सस्टेन हो सकते हैं? एज यू नो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक वन डे मैच था जिसमें मैं पूरा मैच तो देखता नहीं हूँ, राइट. आई डोंट फाइंड क्रिकेट दैट एक्साइटिंग, राइट. ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं क्रिकेट नहीं फॉलो करता हूँ. बट माई फादर ही वॉज अ क्रिकेटर in his young days and he used to play. He was a wicket keeper and batsman. तो वो तो क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं, राइट. वो कोई भी मैच नहीं छोड़ते हैं एंड इज़ अ वेरी यू नो क्रिकेट इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मेंस क्रिकेट, विमेंस क्रिकेट जो है वो भी वो देखते हैं. तो क्रिकेट इन जनरल इज़ हिज पैशन. तो आई वॉज हैविंग माई डिनर लास्ट नाइट और फिर मैंने देखा कि कुछ ही 10 रन चाहिए थे, कुछ 50 बॉल में, ऐसा कुछ याद आ रहा है. और विराट कोहली ने एक चौका मारकर अपनी सेंचुरी भी कर ली और भारत को जीत भी दिलवा दी. तो दुबई में ये मैच हुआ था, पटाखे भी फूटे. देयर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन टॉक अबाउट क्रिकेट. नाउ द थिंग इज कि हमारे देश के बहुत सारे लोग जो हैं, खास करके रिच इंडियंस जो हैं, वो टैक्स ब्रेक्स के लिए, सेफ्टी के लिए, दुबई इज़ वेरी वेरी सेफ, राइट. माई सिस्टर लिव्स देयर सो आई नो. क्लीनलीनेस, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें दुबई में हैं. इट्स ए वेरी वेरी अट्रैक्टिंग मीन्स अट्रैक्टिव प्लेस. बहुत सारे मीन्स इट्स ए सॉर्ट ऑफ मैग्नेट कि दुनिया की वेल्थ जो है वो दुबई एज ए मैग्नेट अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ. और वेल्थी न्यूयॉर्कर्स, पेरिजियंस यानी पेरिस के लोग, लंडनर्स, राइट, ये सारे लोग जो हैं वो दुबई की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हुए हैं, राइट. और ये एक ऐसे टेरिटरी बन चुका है कि इंडियंस, पाकिस्तानीज, इजरायलीज, ईरानियंस, रशियंस, अमेरिकन्स, ये यहाँ पर आपको कन्वर्ज करते हुए देखने को मिलते हैं. नाउ द थिंग इज़ कि एक लंबे समय से ये जो गल्फ स्टेट्स हैं, और यहाँ पर सिर्फ दुबई नहीं, दुबई बनाए से दुबई या फिर गल्फ स्टेट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट अबू धाबी, वी आर टॉकिंग अबाउट यूएई, वी आर टॉकिंग अबाउट कतार, वी आर टॉकिंग अबाउट सऊदी एंड अदर कंट्रीज, कुवैत एक्सेट्रा. तो ये सारे देश जो हैं, इनके पास वेल्थ जो है ये ऑयल की वजह से आई है. लेकिन अब ये चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं. हांगकांग आप देखिए चाइना के अंडर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ चुका है. ब्रेग्जिट की वजह से लंदन जो है वो काफ़ी वीक हो चुका है. अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूएई अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है. अब यूएई ने बड़े बड़े बदलाव किए हैं. वीकेंड्स जो हैं वहाँ पर वेस्टर्न कैलेंडर से साथ उन्होंने अलाइन कर दिया. इसी के साथ साथ कल्चरल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट. एक गुनेनहैम, अबू धाबी, इट्स गोइंग टू बी ए बिग म्यूजियम. फ्रैंक गहरी के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड ओपनिंग्स दिस ईयर. बहुत ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ पर लॉन्च हो रहे हैं. वहाँ पर लोकल स्पोर्ट्स पर्सन्स इतने नहीं हैं, लेकिन ग्लोबल स्पोर्ट्स में अगर आप देखें तो क्रिकेट, फुटबॉल, WTA, ATP, Formula 1, MMA, इस प्रकार की चीज़ों की वजह से बहुत सारी ऑडियंसेस भी आती हैं और TRP भी काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं. लेकिन इनको चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा. दो बड़े बदलाव करने की ज़रूरत है. नंबर 1 इज़ पर्सनल फ्रीडम, राइट. इंक्रीज हुआ है लेकिन अभी भी इट्स पैची, बहुत सारी चीज़ें करनी ज़रूरी है. नंबर 2 इज़ बहुत सारे प्रोहिबिशंस हैं, जैसे कि women's equal participation, unmarried couples living together, alcohol consumption. इस प्रकार के मीन्स ग्लोबल जो शहर होते हैं ना, तो इसमें इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, प्रोहिबिशंस नहीं होते हैं. तो दुबई अपने हिसाब से चीज़ों को टाइम टू टाइम चेंज कर रहा है, राइट. जब तक रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे तब तक जो अट्रैक्शन चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, वेल्थ और
क्रिएटिविटी, इनोवेशंस एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उतनी फ्रीली दुबई की तरफ नहीं आएगी। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आ रही हैं, लेकिन जो स्पीड उनको चाहिए वो स्पीड शायद ना मिले। गल्फ का जो ग्लिटर है, जैसे बताया कि पूरा पेट्रो डॉलर्स पर है, लेकिन 2009 में दुबई में प्रॉपर्टी क्रैश हुआ और उसके बाद अबू धाबी को दुबई को बेल आउट करना पड़ा। तो फ्यूचर में जैसे एज यू नो के ट्रांजिशन हो रहा है, एनर्जी ट्रांजिशन, तो फिर फ्यूचर में कौन दुबई जैसे या फिर गल्फ स्टेट्स को या फिर ऑयल शेख्स जो हैं उनको बेल आउट कौन प्रोवाइड करेगा। तो डाइवर्सिफाइंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, राइट, इकोनॉमिकल डाइवर्सिफिकेशन, और इसी के साथ साथ इंक्लूसिव रिफॉर्म्स जो हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्षेत्र के लिए बन जाते हैं। और वेस्ट एशिया, आप जानते हैं वेस्ट एशिया या फिर मिडल ईस्ट जो है वो भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने कतार के बारे में बात की थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया एंड चाइना, एंड नॉट जस्ट अबाउट इंडिया एंड चाइना, इट्स अबाउट ग्लोबल साउथ, इट्स अबाउट मल्टीलैटरलिज्म। हाउ इज इंडिया लिवरेजिंग मल्टीलैटरलिज्म टू एम्पलीफाई द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। नाउ डियर फ्रेंड्स, दो दिग्गजों के बीच में एक मीटिंग हुई, राइट, यांग यी जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ऑफ कोर्स जयशंकर साहब जो हैं, तो दोनों की मीटिंग हुई और इस मीटिंग की जो ब्रॉडर थीम थी दैट वाज मल्टीलैटरलिज्म। दोनों देशों ने एक लंबे समय से जो फ्रिक्शन चल रहा है, खास करके 2020 में जो गलवान क्लैश हुआ उसके बाद दोनों देशों के बीच में जो फ्रिक्शन है, तो उसमें एक सेंसिबल चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। अब G20 जो है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म ऑफ कोर्स, और अभी जो दुनिया हम देख रहे हैं इट इज़ ए पोलराइज्ड वर्ल्ड, इजंट इट। हमने स्पीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस भी देखा था, इस कॉन्सेप्ट को भी समझा कुछ दिनों पहले। यू नो हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस कॉन्सेप्ट, स्पीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। तो अब जो एक प्रैग्मेटिक या फिर लॉजिकल अप्रोच जो चाहिए, दैट इज कि ग्लोबल स्टेबिलिटी जो है ये प्रायोरिटी होनी चाहिए दोनों देशों के लिए, और जो डिफरेंसेस हैं उनको साइड में रखना। और यही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो बड़े बड़े डिफरेंसेस है, खास करके बॉर्डर इश्यू को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, तो ये चीज़ों को इंडिया और चाइना साइड में रख के G20 को स्ट्रॉन्ग करने की या फिर मल्टीलैटरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। मल्टीलैटरलिज्म इज अ डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट, स्पेशली व्हेन मेजर पावर्स क्लैश। जब बड़े बड़े पावर्स क्लैश होते हैं, रशिया वर्सेस यूएसए वर्सेस चाइना, और there are so many other right things or examples we have talked about it, so not going into too much details, लेकिन ऐसा जब माहौल होता है तब मल्टीलैटरलिज्म का मतलब यहाँ पर यह भी है कि जो भी अलग अलग ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स जैसे कि G20, जैसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, तो इनका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना ये सारे जो बड़े पावर्स हैं ना वो अपने हिसाब से दुनिया को चलाने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, खास करके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की जब बात आती है, तो जनरली इंडिया और चाइना जो है वो एक दूसरे के ओपोजिशन में हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो जॉइंट कमिटमेंट आया है अबाउट प्रिजर्विंग G20, इट सजेस्ट्स कि एंगेजमेंट, दोनों देश एक दूसरे के साथ बातचीत करें, एंगेज करें। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लैंडस्केप में बड़े बदलाव आ रहे हैं, ट्रेडिशनल पावर सेंटर्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो इंडिया इज़ डूइंग ए लॉजिकल थिंग कि इंडिया जो है वो G20 के माध्यम से, G20 में इंडिया क्या कर रहा है, ग्लोबल साउथ जो है, जो डेवलपिंग देश हैं, उनकी आवाज़ रिप्रेजेंट करने वाला अगर कोई देश है तो दैट इज़ इंडिया। और ग्लोबल साउथ की प्रेसिडेंसी फिलहाल इंडिया के पास है। तो ऐसे समय में जब G20 में भारत जो है वो डेवलपिंग देशों के बारे में बात कर रहा है, ग्लोबल पावर्स क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं इसकी बातें कर रहा है, दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि इंडिया इज़ प्लेइंग इट्स रोल वेरी वेल। जो ओवरऑल ऑप्टिक्स रहे मीटिंग के ये काफ़ी पॉजिटिव रहे, लेकिन अभी भी अनरिजोल्व्ड इश्यूज जो हैं वो हैं, एज वी ऑल नो, राइट। बॉर्डर टेंशंस हैं, इकोनॉमिक कंपटीशन है, बहुत सारी चीज़ों पर ग्लोबल अलाइनमेंट्स नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी डिस्कशंस जो हैं वो डायरेक्ट फ्लाइट्स रिज्यूम करने की बात है। फिर जो ब्रह्मपुत्रा नदी है या फिर जो ब्रह्मपुत्रा का पोर्शन चाइना में है, तो उस पर जो अलग अलग डैम्स बनाए जा रहे हैं, तो इसका डेटा शेयरिंग, ये सारी चीज़ों पर जो है वो डिस्कशन चल रही है। वी हैव टू बी बिट कोशियस, ऑफ कोर्स। ऐसा नहीं है कि चाइना पर भरोसा करना स्टार्ट कर देना है, लेकिन एज यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर एक जगह पर ओवरऑल रिलेशन में अगर 50 चीज़ें हैं, तो अगर 2-3 चीज़ों में इश्यूज चल रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट ग्लोबल लेवल पर, तो ऐसे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पर, तो हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर
एक विलिंगनेस टू कोऑपरेट जो है वो हमें नज़र आ रही है. फंडामेंटल डिफरेंसेस रिमेन बट बोथ साइड्स सी वैल्यू इन डायलॉग. और इस डिस्कशन में कोई की वेस्टर्न डिप्लोमेट नहीं था. दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि ग्लोबल डिप्लोमेसी के डायनामिक्स जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं और यूनिलैटरलिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है. तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि भारत जो है वो मल्टीलैटरलिज्म स्ट्रेटजी को पुश कर रहा है. India positions itself as a bridge between competing power blocks and in global forums. और ग्लोबल साउथ की एक आवाज़ है जैसा मैंने आपको बताया. एंड लेट्स होप के इसी लॉजिकल या प्रेगमेटिज्म को जो है चाइना और इंडिया दोनों जो है वो मिलकर इसको एक्सरसाइज करें. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, लेकिन मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना ये हमारे देश के हित के लिए है, राइट. और कॉम्प्लेक्सिटीज़ को नेविगेट करने के लिए वी नीड द सपोर्ट ऑफ छोटे बड़े सारे डेवलपिंग कंट्रीज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट. व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम विद एक्सरसाइजिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑन सोशल मीडिया. कुछ भी लिख देना. प्लेटफॉर्म्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे राइटर्स हैं, इंक्लूडिंग मी, राइट. मैं आई एम नॉट ए राइटर, तो मैं कोई भी टॉपिक पर कुछ भी ओपिनियन दे दूं, ये लॉजिकल बात नहीं है. लेकिन ये ट्रेंड चल रहा है. कोई भी चीज़ हो रही है तो हमारे यहाँ पर लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो अपना ओपिनियन दे देंगे. ये हुआ, वो हुआ, यू शुड नॉट वेयर दिस, यू शुड नॉट ईट दिस एंड दैट एंड देयर इज सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन सोशल मीडिया. एक प्रकार का बहुत सारा कचरा जो है वो सोशल मीडिया पर बढ़ चुका है, टू बी ऑनेस्ट. और अभी हमने देखा इंडिया हैज़ गॉट या फिर इंडिया हैज़ गॉट लेटेंट नाम का जो प्रोग्राम है, तो उसमें जो टीआरएस के जो हेड हैं या फिर एक चेहरा जो हैं, तो रणबीर, इज़न्ट इट, उनका नाम क्या है, रणबीर है ना, रणबीर. उनका एक पॉडकास्ट मैंने देखा था जो मुझे बहुत पसंद आया. मैंने बाकी के पॉडकास्ट उनके नहीं देखे हैं. एक ही पॉडकास्ट है वो रसराज जी महाराज वाला जो था, जिसमें हनुमान जी के बारे में बात थी. तो वो टॉपिक तो मुझे बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है मेरे पर्सनल लाइफ के लिए, तो मैंने वो पूरा देखा था, राइट. रसराज जी महाराज उसमें थे, तो मैंने वो पूरा देखा. बाकी के इनके मैंने नहीं देखे हैं. रील्स देखी हैं, शॉर्ट्स देखी हैं, बट आई एम नॉट इनटू दीज सॉर्ट ऑफ पॉडकास्ट्स, राइट. एनीवेज, ये तो मेरी बात होगी. मैं अपनी बात क्यों कर रहा हूँ आपको, मुझे तो ये टॉपिक एक्सप्लेन करना हो जाता है. कई बार ऐसा हो जाता है जब पर्सनल टच होता है ना चीज़ों में, तो ऐसा है. लेकिन द थिंग इज़, सोशल मीडिया जो हैं, खास करके जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो बड़ा नाम है, तो दे शुड एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट. कुछ भी बोल देना इज़ नॉट गुड. स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, आई डू अंडरस्टैंड. लेकिन अब अमिताभ बच्चन साहब को देख लीजिए. ऑफकोर्स वो बहुत अनुभवी हैं. मिस्टेक्स बहुत सारे उन्होंने भी स्पीचेस में की होगी अपनी मिस्टेक्स. आई एम नॉट सेइंग कि वो फ्लॉलेस हैं, लेकिन जितने बड़े आप होते हैं ना, उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बन जाती है. और फंडामेंटल क्वेश्चन अभी जो खड़ा हो रहा है, दैट इज़ लिमिट्स ऑफ फ्री स्पीच इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी. फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, इसकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट टू ऑफेंड की गारंटी नहीं दी है. मुझे अपनी बात करने का एक तरीका आना चाहिए. अगर मुझे ये नहीं आता है, दैट मीन्स कि कम्युनिकेशन का अभाव है, कम्युनिकेशन स्किल्स का अभाव है. कुछ भी बोल देना इज नॉट ओके इन एनी सोसाइटी, ऑन एनी प्लेटफॉर्म. फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि हम इंटेंशनली किसी को अपसेट कर दे, किसी को बुरा लगे, हमें पता है कि ये बोलने से उसको बुरा ही लगेगा, इस प्रकार की चीज़ें करें, राइट. और पर्सनल इंटरेक्शन में अगर मुझसे कोई गलती हो गई, या फिर मैंने कुछ अपने दोस्त को या फिर फैमिली मेम्बर को कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, और मुझे ऑन द स्पॉट पता चल गया कि भाई ये गलत हो गया. कई बार पता नहीं भी चलता है, और जब मुझे पता चले, मुझे लगे कि भाई उनको कुछ बुरा लगा है, तो व्हाट आई डू, या फिर हम क्या करते हैं, हम अपोलोजाइज करते हैं ना, हम माफ़ी मांग लेते हैं. गलतियाँ सबसे होती हैं. इट इज़ ह्यूमन टू कहते हैं ना कि एरर करना इट इज़ वेरी ह्यूमन थिंग. तो हम एपोलॉजी, माफ़ी मांग लेते हैं पर्सनल इंटरेक्शन में. तो यही प्रिंसिपल हम सिविलाइज सोसाइटी में पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसा क्यों नहीं कर सकते. वी शुड डू इट. और राइट टू ऑफेंड की जो बात चल रही है, तो इट ब्लर्स द लाइन बिटवीन फ्री एक्सप्रेशन एंड वर्बल वायलेंस. वर्बल वायलेंस इज मोर डेंजरस देन फिजिकल वायलेंस.
आपको किसी ने कुछ कह दिया हो वो पूरी ज़िंदगी आपको याद रहेगा। हम लोगों के शब्दों को शायद याद रखे ना रखे, लेकिन लोगों का बिहेवियर हमें हमेशा याद रहता है। तो वर्बल वायलेंस जो है, इट इज़ वायलेंस ऑफ एनी फॉर्म, लेकिन वर्बल वायलेंस इज़ वेरी वेरी बैड, वो हमेशा याद रहेगा। कहते हैं ना कि किसी को एक आप लाफा मार लोगे तो वो शायद वो माफ़ कर दे, लेकिन अगर आपने किसी को ऐसी गाली दी या फिर ऐसा कोई इंसल्ट कर लिया तो वो शायद कभी नहीं भूल पाएगा। वो माफ़ कर दे आपको, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन याद उसको हमेशा रहेगा। तो वर्बल वायलेंस कैन एस्केलेट इनटू फिजिकल वायलेंस एज वेल, एज वी नो। केओस और सोसाइटल ब्रेकडाउन हो सकता है, और आजकल धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, बहुत सारी चीज़ों के नाम पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सप्लॉइट किया जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ एसेंशियल फॉर एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस, आइडियाज़, नीड्स, डिज़ायर्स, लेकिन इट शुड बी एक्सरसाइज्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंटेंशनली अगर किसी को ऑफेंड किया जा रहा है तो दैट इज़ नॉट गुड एट ऑल, राइट। जोक्स, उसकी भी लिमिट्स होनी चाहिए। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, प्राइवेट अपने दोस्तों के साथ बैठो, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, लेकिन पब्लिक स्पेस में, स्पेशली व्हेन यू आर अ पब्लिक फिगर, व्हेन यू आर एन इन्फ्लुएंसर, राइट। सो अगर इन्फ्लुएंसर नहीं भी हैं, देन एज वेल आई एम सेइंग दैट यू शुड नॉट यूज एनी सॉर्ट ऑफ वर्ड्स दैट आर नॉट गुड। ओके, पर्सनल लाइफ में इट्स टोटली फाइन। अपने दोस्तों के साथ इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या बोल रहे हैं, कौन से लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, इट्स टोटली अप टू यू। All individuals, especially influencers, must exercise caution when speaking publicly. Responsible speech ensures that diverse perspectives and sensitivities are respected, right? और कभी भी किसी को भी दुख पहुंचे ऐसी बात हमें करनी ही क्यों चाहिए, right? Civil discourse enhance हो, ना कि सिविल हारमोनी अंडरमाइन हो, ये होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो हमारी एक्शंस और हमारे वर्ड्स, हमारी मेंटालिटी, ये सारी चीज़ों पर हमें खुद रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। एंड देयर शुड ऑलवेज बी ए बैलेंस बिटवीन फ्री एक्सप्रेशन एंड सेंसिटिविटी। एक जो सभ्य समाज है उसमें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ही होता है। नाउ डियर फ्रेंड्स, वेरी क्विकली, जो हमारा फिफ्थ टॉपिक है, इट्स अबाउट the things that are going to come in near future, right? तो I have created some reels, right? short content create किया है, आपने मेरी दूसरी reels देखी होगी। It's about self development, right? It's not about motivation, let me tell you। बहुत सारे लोग जो हैं वो self development को motivation मानते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट से आपको मोटिवेशन हो सकता है, लेकिन मोटिवेशन से सेल्फ डेवलपमेंट नहीं। सेल्फ डेवलपमेंट अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये अपनी जो अंदर की दुनिया है उसको और बेटर बनाने का सब्जेक्ट है सेल्फ डेवलपमेंट। मुझे ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसी वजह से आई हैव डिसाइडेड कि सेल्फ डेवलपमेंट पर आई एम गोइंग टू क्रिएट रील्स। में आने वाले समय में ये भी एक डिस्कशन अभी चल रही है, प्लानिंग चल रहा है कि आई एम गोइंग टू क्रिएट 10 लेक्चर्स ऑन 10 सब्जेक्ट्स। 10 सब्जेक्ट्स पर एक सब्जेक्ट के 10 लेक्चर्स ऐसे हम यूट्यूब पर रिलीज़ करने वाले हैं, और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सेल्फ डेवलपमेंट को लेकर सीखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल, फोकस और कंसंट्रेशन को कैसे एनहेंस किया जाए, राइट, काम करने का जो तरीका है उसको कैसे और ज़्यादा। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन नियर फ्यूचर। इसके साथ दोस्तों, ये जो सीरीज़ है ये हमने क्यों स्टार्ट की, देखिए आपके कहने पर ही इसको स्टार्ट किया गया है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलरली सारा कंटेंट मेरा देखते हैं, राइट। आई नो यू गाइज फ्रॉम योर नेम इटसेल्फ, राइट। मैंने आपका नाम पता है मुझे, आपका वो जो क्या कहते हैं, आपका डीपी देखकर मैं पहचान जाता हूँ कि ये इसकी कमेंट है, क्योंकि आप सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हों। एंड यू गाइज आर स्प्रेडिंग द वर्ड्स एज वेल। आप ये सीरीज़ फिर से स्टार्ट हुई है तो इसके बारे में आप लोगों को बता रहे हो। देखिए, द मोर यू शेयर दिस सीरीज़, जब आप अपने सर्कल में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो क्यूरियस लोग हैं उन तक ये सीरीज़ जब पहुंचाएंगे और वो जब चीज़ों को देखेंगे, तो इससे क्या होगा कि YouTube भी इस प्रकार के कंटेंट को प्रमोट करेगा। एल्गोरिथम्स जो है वो इस प्रकार से काम करते हैं। मैं हर रोज़ आपको शेयर करने का बोलता रहूँ, इससे नहीं करेगा। जेन्युइनली अगर कंटेंट पसंद आ रहा है और लोग देखेंगे और फिर दूसरे लोग देखेंगे, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। ऐसे ही चीज़ें काम करती हैं। तो बस यहाँ पर एक ही चीज़ है कि आप लोगों की रिक्वेस्ट आपने की
और आपके रिक्वेस्ट जो है वो सारा हो पर, तो और हमने इस सीरीज़ को भी स्टार्ट कर दिया। और देखा ना, पुरानी सीरीज़ जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा हुआ कि एक ब्रेक रखा, तो नए आइडियाज़ के साथ नई चीज़ें, मेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस और ये सारी चीज़ों से ही हम टॉपिक्स को समझ रहे हैं। एक इन्फोग्राफिक लेवल पर भी काफ़ी एक बड़ा बदलाव है, राइट। पुरानी स्लाइड्स अगर मैं आज देखूं या फिर जो पीपीटी स्लाइड्स हुआ करती थी तो उसको देखो तो यूज्ड टू बी, आज मैं देखूं तो मुझे लगता है कि क्लियरली दे वर नॉट दैट एंगेजिंग, लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव एंगेजिंग है। तो प्लीज़ कीप ऑन स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट दिस सीरीज़, और इसके साथ साथ जो दूसरे एस्पिरेंट्स हैं उनको भी इस सीरीज़ के बारे में बताइए। एंड आई एम श्योर द डिस्कशंस दैट वी डू हियर विल अपलिफ्ट देम। उनकी जो एक तैयारी है वो एक और डीपर लेवल पर जाएगी। तो आज हमने 4 टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए हैं, और आज 5वां टॉपिक जो है वो कवर नहीं किया है, बिकॉज 5वें टॉपिक पर मुझे इस विषय पर आपके साथ डिस्कशन करनी थी। जो रील्स आने वाली हैं, इट विल गिव यू अ ब्रीफ अबाउट व्हाई दिस पर्टिकुलर सीरीज इज़ इम्पोर्टेंट। तो जब वो रील्स आनी स्टार्ट हो जाए, अभी एडिटिंग प्लेटफॉर्म पर हैं, तो आई वॉन्ट यू गाइज टू एक्टिवली शेयर द रील्स on as many platforms as you can. इतना आप curiously के लिए definitely करेंगे, right? So that's basically everything in today's discussion. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.